हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो लास्ट वीडियो में बेटा जैसे अपने को पता है अपने पढ़ रहे थे आपकी +2 इंग्लिश लिटरेचर की ग्रामर। तो उसमें अपने रिलेटिव क्लॉजेस में जो एरर आ सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके लगभग मॉडल्स रह गए हैं और लगभग आपका ग्रामर पार्ट पोर्शन पूरा हो चुका है। तो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं और तरह के एरर कैसे आ सकते हैं। ज़्यादातर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, समटाइम्स जो वर्ड आप कंफ्यूज हो जाते हैं अभी कौन सा आएगा। समझ रहे हैं ना अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा एडवाइस दो तरह की होती है, एक में सी होता है, एक में एस होता है। प्रैक्टिस दो तरह की होती है, एक में सी होता है, एक में एस होता है। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और उनमें एरर आ सकती है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, आपकी एडवाइस से शुरू करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कईयों को बच्चों को पता होगा लेकिन कईयों को नहीं होगा। एडवाइस ऐसे लिखा जाता है, एक जगह सी होता है, एक जगह एस होता है। देखो भी ये मिसप्रिंट एरर तो है नहीं, यहाँ पता नहीं लगता बुक वाले को भी मैंने क्या लिख दिया है। भी कई जगह एस लिखा मिलता है, कई जगह बेटा सी लिखा मिलता है, तो दोनों का कुछ तो मीनिंग अलग होगा, इसीलिए एक जगह सी है एक जगह एस है। कई बच्चों को ये पता है भी इनमें से एक नाउन होता है एक वर्ब होता है, लेकिन ये नहीं पता है या याद नहीं रहता है कि नाउन क्या है वर्ब क्या है, यूज क्या होते हैं नाउन वर्ब के। अगर पता भी लग जाए लेकिन उनको फिर जब यूज करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा वर्ब किसी काम का होना है करना वर्ब होता है, जहां कोई एक्शन की जरूरत हो, जहां कोई काम किया गया हो तो वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखेंगे ये जो सी आता है, जिस स्पेलिंग में सी आता है वो प्यारे बच्चों एक नाउन की तरह बिहेव करती है। क्या? नाउन की तरह बिहेव करती है। जिसमें एस आता है वो एक वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। एडवाइस बोला इसी तरह जाता है, एडवाइस ही बोला जाएगा बेटा, इसे कोई फर्क नहीं है उच्चारण में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एडवाइस एडवाइस ठीक है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन एस वाली वर्ब होती है, सी वाली क्या होती है? नाउन होती है। जैसे मैंने किसी को सलाह दी, ठीक है, किस चीज के बारे में दी? अगर एक सलाह दी यानी कि मैंने कुछ दिया, आई गेव, तो वर्ब बेटा गेव हो गई। तो अब कुछ दूंगा ना, जैसे आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी, उसी तरह आई गेव हिम क्या दिया? एडवाइस दी, सलाह दी, एन एडवाइस। तो सलाह एक चीज के तौर पे दी, तो चीज बेटा एक नाउन आप उसको कह सकते हैं। तो जब आप कहते हैं आई गेव हिम एन, इसमें भी एरर है, मैं बताऊंगा। आई गेव हिम एन एडवाइस, तो एन एडवाइस नहीं होता, वैसे तो होगा अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। तो यहां बेटा नाउन है, बिकॉज देखो वर्ब के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो सी वाला एडवाइस आएगा। ही एडवाइज्ड मी, यहां वर्ब की जगह पे आ रहा है, तो क्या आ रहा है? एस आ रहा है। जब वर्ब की जगह पे एडवाइस आएगा तो एस वाला आएगा, जब नाउन की जगह पे एडवाइस आएगा तो बेटा सी वाला आएगा। तो एन एडवाइस नहीं होता, अ पीस ऑफ एडवाइस होता है, बिकॉज ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, उसको काउंटेबल बनाने के लिए एक शब्द ऐड किया जाता है, इससे कहते हैं पीस, अ पीस ऑफ एडवाइस। जैसे इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है, उससे काउंटेबल बनाने के लिए उसे कहा जाता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ टू पीस, मतलब 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाया जाता है। जैसे ब्रेड अनकाउंटेबल था, आपने पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, उसको काउंटेबल करने के लिए कहा जाता है 1 स्लाइस, 2 स्लाइसेस, 3 स्लाइसेस, ठीक है। फर्नीचर हो गया अनकाउंटेबल है, उसे कहते हैं 1 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, 2 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, उसे काउंटेबल ऐसे किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये एस वाला वर्ब है, सी वाला नाउन है, आप इस बात का ध्यान रखें, आपको इसमें एरर मिलने की संभावना है। इसी तरह इसी से मिलता जुलता एक होता है बेटा प्रैक्टिस। सॉरी, तो पेपर में पता क्या आ सकता है, वो पेपर एस वाला वही बेटा वर्ब है, सी वाला नाउन है।
पेपर में वो कई बार कर देता है, वर्ब की जगह पे ये लिख देता है और डी लगा देता है। बेटा नाउन की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है। तो ये हमेशा नाउन की तरह बिहेव करेगा, तो ये प्रैक्टिस्ड नहीं हो सकता। प्रैक्टिस्ड कभी भी होगा तो एस वाला ही होगा। तो आप ध्यान रखें, वो अगर वर्ब की जगह पे आ रहा है तो एस वाला आना चाहिए, अगर एक नाउन की जगह पे आ रहा है तो सी वाला प्रैक्टिस आना चाहिए। आप इस बात का क्या रखेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, अभी थोड़े और वो कैब कर लेते हैं, यानी कि जिसमें आपको एरर आने की संभावना है। यस, कौन कौन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं? प्रिंसिपल व प्रिंसिपल आपको पता होगा, बहुत बार पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप फिर भूल जाते होंगे। तो बेटा जिसमें ई आता है प्रिंसिपल के लास्ट में, यहां जिसके लास्ट में ए एल आता है, ठीक है, तो आप याद कैसे रख सकते हैं? स्कूल की स्पेलिंग होती है एल लास्ट में आता है, यस, इसमें एल लास्ट में आता है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। कई बार इसका सेंस प्रमुख, यहां कह सकते हो मेन, अपने कहते हैं ना मेन, प्रिंसिपल कॉज, मुख्य है, या प्रमुख किसी चीज के बारे में या प्रधानाचार्य के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रिंसिपल वो आता है जिसके लास्ट में एल होता है, ए एल वाला, यानी कि स्कूल के लास्ट में एल होता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये सिद्धांत के लिए आता है, या नियम, सिद्धांतों या नियमों के लिए इसे यूज किया जाता है, प्रिंसिपल्स। ठीक है, देयर आर सम प्रिंसिपल्स, भी कुछ सिद्धांत होते हैं, हर चीज के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, स्कूल वाला सर ये होता है, और बेटा सिद्धांतों वाला प्रिंसिपल एल ई वाला होता है। ठीक है, अब एक होता है बेटा डेजर्ट, दूसरा भी होता है बेटा डेजर्ट। आप राजस्थान के बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझते होंगे डेजर्ट और डेजर्ट, यानी कि आपको पता है कि रेगिस्तान होता है डेजर्ट, यस, ठीक है, रेगिस्तान। तो बेटा ये हो गया रेगिस्तान। सीधी सी बात है, ये डबल एस वाला ये सिंगल एस वाला है, जिसमें किस चीज की कमी है, पानी की कमी है बेटा, तो इसमें एक एस की कमी है, तो यानी कि ये हो गया रेगिस्तान। इसने क्या किया, एक एस को त्याग दिया, इसमें दो एस है ना, उसने एक एस को त्याग दिया। तो एज अ नाउन इसका मीनिंग होता है बेटा रेगिस्तान, एज अ वर्ब इसका मीनिंग होता है त्याग देना, त्याग देना किसी को। ठीक है, तो डेजर्ट, एक एस वाले डेजर्ट त्याग देने के सेंस में भी आ सकता है, लेकिन आएगा एक एस वाला, डबल एस बेटा नहीं आएगा। तो डबल एस है जहां डेजर्ट, उसका मतलब होता है मीठा, मीठा हो गया, मीठा, खाने के बाद जो खाया जाता है, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना खाने के, डिनर के बाद आप जो गुलाब जामुन, जो जलेबी, जो आइसक्रीम या कुछ चॉकलेट वगैरह आप ऑर्डर करते हैं, उसे डेजर्ट कहा जाता है। वहां एक कॉलम होता है ना मेन्यू में, डेजर्ट्स, तो डेजर्ट्स हमेशा मीठे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुतायत है, ये मीठा हो गया, दो ले गया भाई के पास एक है, इसने एक त्याग दिया, इसमें एक चीज की कमी है तो रेगिस्तान है। समझ रहे हैं, ये हमेशा नाउन की तरह भी करते हैं। ठीक है, तो आप स्पेलिंग्स याद रखेंगे। कई बार होता है वो डेजर्ट का सेंस देना चाहता है, मान लो सेंटेंस आ जाए,
कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट, तो मीठे में नहीं मिलते हैं बेटा, कैमल्स मीठे में नहीं मिलते हैं, तो रेगिस्तान वाला आएगा। तो एक ऐसा पेपर में भी आपके एरर आने की संभावना है और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है प्यारे बच्चों इलीगल, एक होता है इलिसिट। ठीक है, इलीगल व इलिसिट। ओके, इलीगल क्या आता है? गैर कानूनी। ठीक है, इलिसिट यानी कि अवैध होता है, यानी कि समाज में अमान्य। यानी कि आपने देखा होगा कि गैर कानूनी क्या आता है? अगर आप शराब घर पे निकालते हैं तो वो इलीगल है ना भाई, इलीगल है बेटा। घर पे वो जहरीली हो सकती है, तो कृपया करके अगर आपके माता पिता, आपका कोई रिश्तेदार ऐसा काम करता है तो उसे समझाएं ये गैर कानूनी भी है और अच्छी बात भी नहीं है, पकड़े गए तो फाइन है। दूसरी बात बेटा इलिसिट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये भी अवैध है, लेकिन कई बार होता है कुछ चीजें इलीगल होती हैं लेकिन समाज में मान्य होती हैं, लेकिन कुछ चीजें समाज में मान्य नहीं होती हैं लेकिन कानूनन होती हैं। जैसे कि शादी का उदाहरण लेते हैं, मैरिज। ठीक है बेटा, इलीगल यानी कि 21 का छोरा 18 छोरी, यही बात है। तो भाई अगर ऐसा नहीं होता तो वो गैर कानूनी है, लेकिन लोग 12-13 वर्ष की छोरी का भी ब्याह कर देते हैं ना। ठीक है, तो वो समाज में मान्य हो जाता है कई बार, लेकिन गैर कानूनी है ना। ठीक है, तो इलीगल उसे कहा जाता है कि जो कानून को फॉलो नहीं करता। कानून कहता है कि अंतर जातीय ब्याह हो सकते हैं, शादियां हो सकती हैं। एक जर्नल एक ओबीसी SC ST से शादी कर सकता है, एक SC ST एक जर्नल एक ओबीसी से शादी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है, आपस में कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम ऐसे नहीं होना चाहिए, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये सरकार कहती है किसी से भी शादी हो सकती है, यस, लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं? इलिसिट। समाज में उसे परवानगी, वैसे लव मैरिज को, वैसे शादी को परवानगी नहीं मिलती, उसे इलिसिट कहा जाता है। ठीक है, कोई लड़का लड़की को भगाकर ले गया शादी के लिए तो वो गैर कानूनी नहीं है, अगर वो बालिग है तो वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वो क्या है बेटा? इलिसिट है। तो अब वो लड़के वाले या लड़की वाले उन दोनों को मार दें, ऑनेस्ट किलिंग होती है, जो बिल्कुल गलत बात है। तो समाज कई बार कहता है कि ठीक है, कई पंचायतें होती हैं वो कह देती हैं ठीक है मार दो, काम खत्म करो, लेकिन वो गलत बात है। तो समाज में कई बार उसको ठीक ठहरा दिया जाता है, कई बार नहीं ठहराना चाहिए, ठहरा दिया जाता है, वो समाज में ठीक हो जाती हैं लेकिन गैर कानूनी होती है। तो आप फर्क समझ रहे हैं इलीगल और इलिसिट का भी? समाज में अमान्य होना और कानून के अनुसार अमान्य होना, these two are different things। ठीक है, तो बाल विवाह समाज में मान्य है, गैर कानूनी है। ठीक है, कई चीजें, शराब निकालना गैर कानूनी है लेकिन लोग निकालते हैं, तो इन चीजों का फर्क है। तो पेपर में आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, मीनिंग का डिफरेंस क्या है, तो उससे रिलेटेड एरर आ सकता है। तो आगे अपने चलते हैं बेटा। एक होता है साइट, एक होता है साइट, एक होता है साइट। ठीक है, ये जो सी से साइट होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है उल्लेख करना। यानी कि किताबों में किसी ने कुछ लिखा तो अपने कहते हैं उसने साइट किया, किसी जगह किसी चीज का वर्णन है तो वो साइटेड है। यानी कि किसी चीज को लिखना, उल्लेख करना, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना,
वो होता है साइट, CIT। SITE बेटा क्या होता है? ये होता है निर्माण स्थल। किसी जगह के बारे में चर्चा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? साइट। यानी कि अधिकारी साइट पर पहुंचे, निर्माण स्थल पर पहुंचे, तो वो SITE। तो जो SIGHT है वो होती है नजर, निगाह, उसे कहा जाता है SIGHT वाला साइट। तो पेपर में भी आप इन बातों का ध्यान रखोगे, कई बार वो बात निर्माण स्थल की कर रहा होता है और लिख ये वाला साइट देता है, बात उल्लेख करने के कह रहा होता है और लिख ये वाला साइट देता है, तो आप उसका भी एरर करेक्शन आपको उसका मिल सकता है। ठीक है बेटा। एक है पोर, एक है पोर। तो बेटा जो OUR है उसका सेंस है उड़ेल देना, उड़ेल देना। और पोर का मतलब है बेटा छिद्र, यानी कि उसने पानी की बाल्टी को उड़ेल दिया उसके सर के ऊपर। या अपने कहते हैं ना बादल बहुत ही ज्यादा बरस गए, तो बहुत ही ज्यादा बरस गए तो कई बार आपके जो न्यूज़पेपर है उसमें भी हेडिंग आ जाती है कि क्या कहते हैं उसे, यस, क्लाउड्स पोर्ड। तो पोर का मतलब होता है छिद्र। कई बार कोई चीज होती है उसमें से वो जो होल होते हैं या वो छिद्र जिसमें से पानी निकल सकता है उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें पोर्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, ओके। तो आप पेपर में इन बातों का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। एक होता है माइनर, एक होता है माइनर, तो दोनों माइनर है। एक में बेटा O है, एक में E है। तो ये जो माइनर है ये रिलेट करता है सीनियर, मैच्योर, मेजर, माइनर। यानी कि मेजर होता है बड़ा, मैच्योर, माइनर होता है जो उम्र से छोटा हो या कम हो, किसी चीज कम आंकने के बारे में किसी को कहा जाए तो वो MINOR, माइनर। तो MINER इसका मतलब क्या होता है? जो बेटा खोदते हैं खदानों में, खोदने वाले, खदान कर्मचारी, वो माइन कहते हैं ना खदान को, माइन। तो वो खोदने वाले बेटा क्या कहलाते हैं? माइनर कहलाते हैं। तो अभी अपने डिस्कस करेंगे स्टोरी, स्टोरी, फ्लो, ग्राउंड। तो अच्छे से देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। एक बेटा स्टोरी है, दूसरा भी स्टोरी है जिसमें ER का है। एक फ्लोर होता है बेटा और एक ग्राउंड होता है बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर, ग्राउंड, स्टोरी एंड स्टोरी? ऊपर वाले आपस में कंपेयर कर रहे हैं, नीचे वाले आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस है? थोड़ा ध्यान से देखें, जिसपे आपके अक्सर ही आपके एरर पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इनमें थोड़ा चलो स्पेलिंग क्लियर ही है, फ्लोर एंड ग्राउंड। तो स्टोरी का मतलब होता है बेटा कहानी, लेकिन आपने सुना है कि वो 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहती है। तो ई वाली स्टोरी बेटा होती है मंजिल, इमारतों के बारे में जब कहा जाता है। फ्लोर और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है? ग्राउंड बेटा वो होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती, छत नहीं होती, खुला। फ्लोर वो होता है जिसके ऊपर एक छत होती है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यानी कि उनके ऊपर एक छत होती है, उससे फ्लोर कहा जाता है। अगर आप खुले में घूम रहे हैं जिसके ऊपर छत नहीं है तो वो क्या कहलाता है? ग्राउंड कहलाता है। अब होते हैं, एक गेट होता है बेटा, एक गेट होता है। गेट क्या आता है और गेट क्या आता है? ये तो पता ही है।
द्वार, दरवाजा, ठीक है। इस गेट का क्या मीनिंग है? इस गेट के मीनिंग का मतलब है बेटा चलने का अंदाज या तरीका। तो आजकल गेट पे भी सेंसर बनने लग रहे हैं, यानी कि वो पहचान लेते हैं किसी के गेट, उस पर ऑब्जर्व किया जाता है, सेंसर लगा दिए जाते हैं, पोस्चर से संबंधित चीजें हैं। हर किसी के चलने का अंदाज अलग है, तो उसे गेट कहा जाता है। कोई आदमी ऐसे चलता है, कोई ऐसे चलता है, वो अलग अलग तरीके हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? गेट कहा जाता है। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर यू कि जिससे आप एरर निकाल सकते हैं। अभी अपने मॉडल्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा। मॉडल्स, तो इसे जानबूझकर अपने आप को तंग करके मॉडल्स कहने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें मॉडल्स कहेंगे तो भी चलेगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप गूगल से बुलवा कर देख सकते हैं, वो मॉडल्स ही बोलेगी, वो तंग नहीं होती है, ठीक है। मॉडल्स, तो पहली बात जो मॉडल्स में बेटा आप ध्यान रखेंगे, मॉडल्स क्या करते हैं? मॉडल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जिससे रिलेटेड पेपर में आपके एरर आने की संभावना सबसे ज्यादा है कि वो मॉडल देगा, उसके साथ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। गुड। उसके बाद जो मॉडल्स पे ध्यान रहता है, कैन, कुड, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा डीप जाने की जरूरत बेटा नहीं है। कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कुछ भी कह लो, ठीक है। कुड क्या करता है? पास्ट की कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड कैपेसिटी की बात करता है। मान लो मैं कहूं कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं, भाई ये मेरी क्या है? ये मेरी एबिलिटी एंड कैपेसिटी है। मान लो, मैंने कहा मान लो, मानना नहीं है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन बेटा, ठीक है। तो अभी की मेरी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि मैं 5 घंटे पढ़ा सकता हूं, कैन। अगर मैं कहूं कि मैं 10 घंटे पढ़ा सकता था, कब? पास्ट में, तो इसका मतलब है अब नहीं कर सकता। जब पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैन और कुड दो और जगह यूज किए जाते हैं। कैन होता है बेटा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, आप अपने दोस्त मित्र से या किसी को अच्छे से जानते हैं, उससे कोई चीज की डिमांड कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को कैन से शुरू कर सकते हैं कि भाई तेरी बाइक ले जाऊं, कैन आई टेक योर बाइक, ठीक है। तो आप किसी से कुछ मांग रहे हैं अपने दोस्त से, यानी कि जिसके साथ आप अच्छे फैमिलियर हैं, तो आप उससे जो रिक्वेस्ट करेंगे, फ्रेंडली रिक्वेस्ट कहते हैं, वो किससे शुरू होती है बेटा? कैन से शुरू होती है। अब है कुड, तो ये बताता है बेटा फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसे आप अच्छे से नहीं जानते हैं, यानी कि खुले नहीं हुए हैं, थोड़ा ऑफिशियल बात कह सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्मल रिक्वेस्ट, आप फोन पर किसी रिसेप्शनिस्ट से या किसी रिसेप्शनिस्ट से पर्सनल जाकर मिलते हैं और उन्हें कहते हैं भाई मुझे शर्मा जी से बात करनी है, शर्मा जी से मिलवा दिए, तो आप कह सकते हैं कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा। तो बेटा वो फॉर्मल तरीके से आप अपने आप को अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तब कैन नहीं कहा जाता, तब क्या कहा जाता है? कुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कुड कहा जाता है। तो ध्यान रखना, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए बेटा कुड का यूज किया जाता है। अब जो मे माइट होते हैं, मे और माइट, मे बेटा बताता है पॉसिबिलिटी, क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन वेरी लेस लाइकली पॉसिबिलिटी। जैसे भी मैंने दूर देखा, बस में से लोग एकदम निकल कर भाग रहे हैं, ठीक है, तो मैं बैठा बैठा मेरे दोस्त ने पूछा भाई क्या हो गया होगा वहां, तो मैं क्या कहूंगा? अभी हो सकता है बस में बॉम्ब हो, ठीक है, हो सकता है बस में बॉम्ब हो सकता है बस में कोई डाकू लुटेरा चढ़ गया हो। तो मैंने जस्ट अंदाजा लगाया दूर से, कोई मेरे पास कोई उसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी एविडेंस फैक्ट नहीं है,
तो लेस लाइकली पॉसिबिलिटी को बेटा माइट के साथ कहा जाता है। अगर उस पॉसिबिलिटी में थोड़ी सी जान है तो अपने कह सकते हैं मे। बादल देख लिए तो अपने कह सकते हैं इट मे रेन, बिकॉज आपके फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए वहां क्या है, बादल है। अगर नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, माइट। या बिल्कुल नकारात्मक वे में पॉसिबिलिटी है, मान लो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो आप उसको कह सकते हैं ही माइट पास, हो सकता है शायद वो पास हो जाए, लेकिन उसके लक्षण देखकर मेरे को लगता नहीं है कि वो पास होगा। ठीक है, आपने उसकी पढ़ाई देख ली तो आपको क्लियर है पास नहीं होगा, तुक्का चल जाए तो चल जाए, तब आप कह सकते हैं ही माइट पास, बट लुकिंग एट ए स्टडी आई कुडंट से एनीथिंग, आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, या इट सीम्स इम्पॉसिबल, कि मुश्किल लग रहा है, शायद पास हो जाए, उसकी पढ़ाई को देखकर तो भाई बहुत मुश्किल लग रहा है। तो जो मे होता है बेटा, ये भी एक रिक्वेस्ट के लिए अपने इसको यूज कर सकते हैं। तो अपने आप स्कूल में आप कहते होगे ना, मे आई कम इन सर, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो सर होते हैं, वो आप उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। या आप किसी भी ऐसा आदमी हो सकता है, आपका बॉस हो, आपका सीनियर हो, कुछ भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, किसी भी आदमी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप साथ में बेटा क्या शो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट शो करते हुए जो रिक्वेस्ट की जाती है वो ऑलवेज मे के साथ की जाती है, फ्रेंडली कैन के साथ, फॉर्मल कुड के साथ। जिनको आप नहीं जानते हैं वो फॉर्मल रिक्वेस्ट, आधिकारिक ऑफिशियल अच्छे लगती है, तो वो कुड के साथ करनी है रिक्वेस्ट। जिनको अच्छे से जानते हैं वो बेटा फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैन से करनी है। जिनको उससे जानते हैं लेकिन आप रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट बेटा आप मे के साथ ही करेंगे। अब मस्ट है, ठीक है, मस्ट है। मस्ट बताता है बेटा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एनफ एविडेंस होते हैं आपकी बात को सही या जायज ठहराने के लिए। ठीक है, मान लो आपके दोस्त को जुकाम था काफी 2-3 दिन से, थोड़ा थोड़ा उसका बदन भी दर्द कर रहा था, ठीक है, तो आज वो आपके स्कूल या आपके साथ नहीं आया, तो आपका दोस्त पूछता है दूसरा भी वो आया क्यों नहीं, अनिल क्यों नहीं आया, तो आप कहते हैं ही मस्ट बी इल, वह बीमार होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बिकॉज आपने उसको 3-4 दिन से ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक आदमी है उसके पास बड़ी सारी कार है 70-80 लाख वाली, ठीक है, वो 5 स्टार होटल्स में रहता है, उसके घड़ी रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है उसने, ठीक है, अच्छे शूज पहन रखे हैं, बढ़िया उसने वो गॉगल्स शेड्स लगा रखे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं ही मस्ट बी रिच, वह अवश्य ही अमीर होगा, बिकॉज उस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए एनफ एविडेंस अवेलेबल है। तो जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है बेटा मस्ट, नॉर्मल पॉसिबिलिटी है तो मे, वेरी लेस पॉसिबिलिटी है तो क्या कहते हैं आप, माइट का यूज करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा विल और शैल। विल और शैल ये थोड़े से आप कह सकते हैं डिफरेंस। विल शैल यूज, विल यूज किया जाता है ही, शी, इट, दे एंड यू। ठीक है बेटा, शैल यूज किया जाता है सिर्फ आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। ठीक है, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में क्या होता है कि विल यूज किया जाता है ही, शी, इट, दे, यू के साथ, शैल यूज किया जा सकता है सिर्फ आई और वी के साथ। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में दिखे कि कोई धमकी दी गई है, क्या दी गई है, थ्रेट, वार्निंग, ठीक है बेटा, आपको लगे कि कोई प्रॉमिस हो रहा है, कोई डेंजर है, तो ऐसा आपको कुछ भी दिखता है किसी सेंटेंस में, डिटर्मिनेशन दिखती है किसी सेंटेंस में, इनमें से आपको कुछ भी दिख रहा है, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, डेंजर एंड डिटर्मिनेशन,
तो खेल सारा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसे? आई वी क्या लेने लग जाएंगे, किसे यूज करेंगे बेटा? आई वी यूज करने लग जाएंगे विल को। जब अपने कहते हैं ना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई शैल किल यू नहीं होता, क्या होता है? आई विल किल यू। तो उसमें बेटा वार्निंग या थ्रेट दी जाती है। तो बेटा जब थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस ऐसी चीजें यूज हो तो विल यूज किया जाता है आई और वी के साथ, शैल यूज किया जाता है ही, शी, इट और दे, यू के साथ। ठीक है, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। मॉडर्न इंग्लिश में जैसे मैंने कहा था आई वी नॉर्मल सेंटेंसेस में शैल यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई वी नॉर्मल सेंटेंसेस में भी विल यूज करने लग गए हैं। बट इन क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस यानी कि इंटेरोगेटिव में आई वी हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा? शैल ही यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आई वी हमेशा शैल ही यूज करेंगे। कैन का जो कुड हो गया था वो पास्ट एबिलिटी बताने लग गया था, लेकिन इसका जो वुड या शुड होगा वो ऐसा नहीं करेगा। वुड और शुड ऐसा नहीं करते। शुड बेटा बताता है कि जो आपके क्या कह सकते हैं मॉरल ड्यूटीज जो आपको करना चाहिए, उसके लिए शुड आता है। वुड कब आता है? वुड प्रेफरेंस बताने के लिए आता है या पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो आप चाहे तो 2 बार देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं, तो इस वीडियो को आप 2 बार देख लें तो अच्छा रहेगा। वुड एक तो बेटा ये प्रेफरेंस शो करता है और दूसरा पास्ट की हैबिट बताता है। प्रेफरेंस कैसे शो करता है? आई वुड लाइक टू गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाना पसंद करूंगा। तो वुड के साथ लाइक टू लगाकर बेटा प्रेफरेंस दिखाई जाती है। दूसरी चीज वुड पास्ट हैबिट बताता है। क्या बताता है? पास्ट की हैबिट। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस के द्वारा जाया करता था। आई वुड गो का मतलब होता है बेटा जाया करता था। वुड गो यानी कि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट की हैबिट भी शो कर सकता है। तो आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, इसका मतलब ये पास्ट की हैबिट बता रहा है। ठीक है, तो शुड बताता है बेटा मॉरल ड्यूटीज। जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए। तो वहां शुड का यूज होता है। पास्ट की हैबिट 3 चीजें बताती हैं। मैं पहले लिख दूं पास्ट हैबिट, थोड़ा बीच में रेलेवेंट चीजें बता देता हूं। पास्ट हैबिट है, एक तो हैबिट बताती बेटा वुड गो ने। दूसरी पास्ट हैबिट कैसे बताई जा सकती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। आई वेंट टू स्कूल बाय बस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पास्ट हैबिट के रूप में शो हो सकती है। ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप ये भी लिख सकते हैं आई यूज्ड टू गो स्कूल बाय बस। तो यूज्ड टू भी क्या बताता है? पास्ट की हैबिट। तो ये तीनों चीजें पास्ट की हैबिट को शो करते हैं। वुड गो, वेंट या वेंट नहीं सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड यूज्ड टू, ये 3 चीजें हैं। यूज्ड टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वुड, ये तीनों पास्ट की हैबिट को शो करते हैं। तीनों सेंटेंसेस का सेम ही मीनिंग है, बिल्कुल सेम। अब आप यूज्ड टू से सोचें कि मैं इसके साथ प्रेजेंट की हैबिट भी लिख सकता हूं और इसको यूज्ड टू को यूज्ड टू या यूजेस टू कर दूं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं आजकल स्कूल बस के द्वारा जाता हूं। नहीं, यूज टू नहीं आता बेटा, तो आप उसकी जगह सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई गो। यूज टू गो नहीं आएगा, आई गो। तो प्रेजेंट की हैबिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शो की जाती है। तो शुड बताता है आपकी मॉरल ड्यूटीज। ठीक है, अब बात है वुड। जैसे अपनी बात हो चुकी है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड,
रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए बेटा मे का यूज किया जा सकता है, उसी तरह वुड का अपने यूज किया जा सकता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का, वुड यू हेल्प मी, वुड यू लेंड मी सम मनी। तो जब आप में नम्रता आ जाती है, उधार मांगने के वक्त आप थोड़े विनम्र हो जाते हैं ना, तो कृपया कुछ पैसे उधार मिलेंगे, तो आप तब कहते हैं वुड यू लेंड मी सम मनी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बेटा की जाती है वुड से, फ्रेंडली कैन से, और जो फॉर्मल है वो कुड से, और जब रिस्पेक्ट शो करनी होती है रिक्वेस्ट में तब आप यूज कर सकते हैं मे का। दैट्स एनफ। और इस वीडियो में इतना मुझे लग रहा है काफी है, अपने एरर पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ मेरे को लगा कुछ रह रहा है या कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हुआ तो एक वीडियो एरर पे और कर लेंगे, नहीं तो कोशिश करना कि नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी प्रूडेंस की बुक अपने साथ में रखें और तभी अपने प्रूडेंस को शुरू करेंगे, चैप्टर्स शुरू करेंगे। धन्यवाद।